फादर के मुताबिक लड़की ने बताया कि आसाराम ने उसे पहले एक गिलास दूध पिलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। Asaram was arrested for allegedly raping a minor in his Jodhpur ashram. 20 अगस्त 2013 राजस्थान के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आईपीएस अजय लांबा को एक फोन कॉल मिलता है। कॉल पर एक स्टार न्यूज रिपोर्टर दिल्ली से था। लॉन्च के टाइम था। आईपीएस अजय लांबा जैसे ही रिपोर्टर की कॉल उठाते हैं तब उसकी बात से पूरा शॉक हो जाते हैं। रिपोर्टर ने बताता है, नमस्ते सर। अजय लांबा ने बोलते हैं, हाँ जी बोलिए। रिपोर्टर ने बोलते हैं, सर जोधपुर में आसाराम बापू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। एक 16 साल की माइनर लड़की ने सेक्सुअली असल्ट का केस फाइल किया है। अजय लांबा ने कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था आसाराम बापू कितने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। उनके सामने कई सारे पॉलिटिकल लोग सिर झुकाते हैं। उनके पास 4 करोड़ से भी ज्यादा भक्त हैं जिन्होंने उनको भगवान मानते हैं। क्या वो ऐसे घिनौने काम कर सकते हैं? तो अब डीसीपी अजय लांबा न्यूज रिपोर्टर को बोलते हैं, तुम थोड़ा रुको, मैं मेरा सीनियर के साथ बात करता हूँ। अजय लांबा रिपोर्टर से बात खत्म करके अपनी कुर्सी पर ही बैठे थे। तब वो देखते हैं अपने फोन पर सेंट्रल दिल्ली डीसीपी का मिस कॉल आया है। तुरंत अजय लांबा उनको कॉल करते हैं। उधर से डीसीपी बोलते हैं, कुछ घंटे पहले एक 16 साल की माइनर लड़की ने आकर के ये कंप्लेंट रजिस्टर किया है कि 15 अगस्त 2013 की रात को आसाराम बापू ने उसको सेक्सुअली असल्ट किए थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे आसाराम बापू की, वो आदमी जिसने धर्म के चोला पहन करके जुर्म का एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसको तोड़ने में पुलिस, जुडिशियरी और विटनेस को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। ये कहानी सिर्फ एक रेप की नहीं, ये कहानी है विटनेस की, पॉलिटिकल पावर की और एक 16 साल लड़के की हिम्मत। पहले तो 1997 में एक 20 साल का लड़की आसाराम के अगेंस्ट में सेक्सुअली असल्ट का केस फाइल करता है। ये न्यूज गुजरात के एक लोकल न्यूज़पेपर में आता है और उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि आसाराम की पॉलिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग था। दोस्तों 5 जुलाई 2008 मोतेरा आश्रम अहमदाबाद साबरमती की नदी के किनारे 2 छोटे बच्चे डेड बॉडी मिलता है। देखिए क्या होता है ना, एक आदमी आसाराम के बहुत बड़े भक्त था। उन्होंने अपने 10 साल के बेटे के साथ आए थे आसाराम के सत्संग अटेंड करने के लिए। तभी आसाराम के एडमिनिस्ट्रेशन से एक आदमी उन्हें बोलता है, क्यों ना तुम तुम्हारे बेटों को आश्रम में एडमिशन करवा दो, इससे अच्छा होगा, तुम्हारे बेटा पढ़ाई के साथ संस्कारिक और धार्मिक भी बन जाएगा। तभी वो पिता उस आदमी की बात पर आकर के अपने बेटों को ही नहीं बल्कि अपने भाई को बेटों को भी ला करके अहमदाबाद के उस आश्रम में एडमिशन करवा देते हैं। 28 जून 2008 तक उन दोनों भाई ने अपने बेटों को देखने के लिए आश्रम में लगभग 6 से 8 बार विजिट कर चुके थे। लेकिन जब वो 28 जून को जाते हैं, वो देखते हैं उनके बेटों का मुंडन किया हुआ है और वो अपने मत्थे के ऊपर वो फोरहेड में तिलक लगाए हुए हैं। जब वो पिता अपने बेटों को पूछते हैं, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है? पापा आसाराम बापू के सामने हमारे मुंडन हुआ है। तब वो पिता थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और भारी मन से अपने घर में वापस आते हैं। फिर वो 3 जुलाई को अपने बच्चे को देखने के लिए आश्रम में जाते हैं और बच्चे को देख करके घर में पहुंचे ही थे तब उनको आश्रम के एडमिनिस्ट्रेशन से रात के 9 बजे कॉल आता है। उधर से आश्रम एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछता है, क्या तुम्हारे साथ बच्चे घर में गए हैं? वो बोलते हैं नहीं। तभी आश्रम एडमिनिस्ट्रेशन ने बोलते हैं, बच्चे कहाँ गए हैं? अभी तक नहीं मिले हैं। बच्चे की मिसिंग खबर जान करके दोनों पिता तुरंत आश्रम में आते हैं बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन बच्चे नहीं मिलते हैं। तभी वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चांदगढ़ पुलिस स्टेशन जाते हैं बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, लेकिन आश्रम एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ऐसा करने नहीं देता है। दोनों पिता रात भर पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार करते हैं। जब वो सुबह जाते हैं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, तब उन्होंने देखते हैं आश्रम के एडमिनिस्ट्रेशन से 2 आदमी उधर से पहले ही प्रेजेंट है। वो दोनों आदमी पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद ये दोनों पिता को पुलिस स्टेशन के अंदर जाने दिया जाता है। अभी भी पुलिस उनके ऊपर गुस्सा होता है, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करता है। तभी आसाराम बापू उन दोनों पिता के पास एक मैसेज भेजता है। बोलता है, तुम रास्ते के उस साइड पर जाओ और रास्ते से 7 ईंटें उठाओ और गर्म पानी करके उस ईंटे के साथ अपने बच्चे के कपड़े के भिगो और भिगाने के बाद उस कपड़े को अपने बच्चे के कमरे में जाकर के सुखा दो। 4 घंटे के बाद तुम्हारे बच्चे वापस आ जाएंगे। वो दोनों पिता ऐसे ही करते हैं, लेकिन बच्चे वापस नहीं आते हैं। 3 दिन के बाद आश्रम के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन दोनों पिता को मैसेज भेजते हैं, तुम्हारे बच्चे जैसे 2 बच्चे की लाश मिला है साबरमती के नदी के किनारे से। जब दोनों पिता उधर जाते हैं, जो नज़ारे वो वहां पर देखते हैं, वो उनकी आंखों को बिलीव नहीं कर पाते हैं। कई सारे न्यूज रिपोर्टर तो ये बताते हैं बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ था, बस डूब करके उनकी जान चला गया था। लेकिन एक पिता बोलते हैं, मेरे बेटे का एक हाथ और एक पैर मिसिंग था, शरीर की अंदरूनी अंग भी मिसिंग था और शरीर की कुछ पर जला हुआ था। मेरे भाई के बेटे के साथ भी ऐसा हुआ था। दोस्तों जरा सोचो, इस कंडीशन में एक पिता का हालत कैसे हुआ होगा, किसे वो उसकी बेटे को देखे होंगे। तो अभी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करता है और छानबीन करके एक 14 साल लड़के को अरेस्ट करते हैं और रिपोर्ट में ये दिखाता है इस बच्चे ने इस कांड किया है क्योंकि वो गुरुकुल की रूल से तंग आ चुका था। लेकिन फैमिली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
दोनों पिता गुजरात की गवर्नमेंट से सीबीआई की जांच मांग करते हैं, लेकिन तब के तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र नाथ मोदी एक कमीशन अपॉइंट करते हैं, जस्टिस रिटायर्ड डीके त्रिवेदी कमीशन। 5 साल बाद 2013 में कमीशन की रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में आसाराम को क्लीन चिट दिया गया था, यानी कि आसाराम गिल्टी नहीं था। ओपन की एक रिपोर्ट की माने तो इस कमीशन की फॉर्मेशन होने से पहले 31 जुलाई 2008 को मध्य प्रदेश के चिनवार टाउन में आसाराम के एक आश्रम से एक नर्सरी स्टूडेंट और एक क्लास 1 स्टूडेंट के शरीर पाया जाता है होटल के टॉयलेट से। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ के लोकल्स ने प्रोटेस्ट किए थे आश्रम को बंद करने के लिए, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला था। और तो और दोस्तों 2009 में गुजरात गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ने यह एडमिट करता है आसाराम इलीगली 67,000 स्क्वायर मीटर की जमीन कब्जा किया था गुजरात के अहमदाबाद में। दोस्तों इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद भी आश्रम ने उसकी लाइफ को लग्जरी शो में जीता था। भारत घूम करके सत्संग करता था, उसकी बुक सेलिंग करता था। ऐसे करते करते वो 5,000 करोड़ रुपीस के अंपायर खड़ा कर चुका था। लेकिन 2013 में एक ऐसी घटना घटता है जो आसाराम की काली राज को बाहर निकाल देता है। जोधपुर राजस्थान एक परिवार आसाराम के सालों से पक्का वक्त थे। उन्होंने शाहजहानपुर में आसाराम की आश्रम खोलने के लिए लोन लिए थे और खुद भी पैसा डोनेट किए थे। उनके लिए आसाराम एक संत नहीं, एक भगवान थे। आसाराम उसके प्रवचन में हमेशा कहता था जो बच्चे उसकी गुरुकुल में पढ़ेंगे वो संस्कारी और अच्छा इंसान बनेंगे। इस भरोसे में उस पेरेंट ने उनकी 3 बेटियों में से 2 बेटी को मध्य प्रदेश के चिंदर वाले आश्रम के आश्रम में भेजते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। पेरेंट्स को 7 अगस्त 2013 के दिन एक फोन कॉल आता है हॉस्टल वार्डन शिल्पी से, जो अभी इस केस में को एक्यूज्ड है। उसने बताता है तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ा खराब है, तुम जल्दी चिन्नदर वाले आश्रम में आ जाओ। अगले दिन सुबह सुबह पेरेंट्स ने घबराते हुए आकर के चिन्नदर वाले आश्रम में पहुंच जाते हैं और जाकर के वो उनकी बेटी को देखते हैं। तब उनको पता चलता है उनकी बेटी पिछले दिन बेहोश हो गई थी। हॉस्टल वार्डन शिल्पी उन पेरेंट्स को ये बताता है ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि एक बुरी आत्मा का असर है। इसको केवल आश्रम बापू ही ठीक कर सकते हैं। वो पेरेंट्स को कहता है जल्दी से लेकर के आश्रम से मिलो है, नहीं तो देर हो जाएगा। शिल्पी बताता है इस वक्त आश्रम चिन्नदर में नहीं है, दिल्ली में है। तुरंत घबराते हुए पेरेंट्स ने ट्रेन से अपनी बेटी को लेकर के दिल्ली निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है आश्रम तो यहाँ पर भी नहीं है। उन्होंने कुछ वक्त पहले जोधपुर के लिए निकल गए हैं। 14 अगस्त 2013 को उन परिवार लंबे सफर तय करके आश्रम के जोधपुर आश्रम में पहुंचते हैं। यहाँ पर वो परिवार पहली बार आश्रम के सामने सामने मिलते हैं। आश्रम ने लड़की को देख करके तुरंत बोलता है बेटी थोड़ा मेरे तरफ देखो। वो लड़की जब आश्रम की तरफ देखता है तभी आश्रम बोलते हैं मुझे दिख रहा है तुम्हारे अंदर एक बुरी साया है, मैं इसे जरूर बाहर निकाल दूंगा। लड़की के पिता के मुताबिक आश्रम उन्हें ये यकीन दिलाता है वो एक विशेष पूजा करके उनकी लड़की के अंदर से बुरी आत्मा को बाहर निकाल सकता है। और आश्रम उन परिवार को बोलता है आज ज्यादा रात हो चुका है, तुम जा करके थोड़ा आराम करो, काल ये पूजा करेंगे। अगले रात यानी कि 15 अगस्त 2013 को आश्रम उन तीनों को यानी कि माँ, बाप और बेटी को बुलाता है अपनी कुटिया में। आईपीएस अजय लंबा उनकी किताब गवर्निंग फॉर द गवर्नमेंट में लिखते हैं कुटिया। हमने सोचे थे मिट्टी का शायद एक छोटी सी घर होगा, लेकिन जब पुलिस टीम वहां पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं ये कुटिया एक लग्जरियस होटल रूम से कम नहीं था। 2 रूम था, एसी से लेकर के लग्जरियस सोफे तक बिछा गया था और एक मॉडर्न किचन भी था। आसाराम बापू उन परिवार को कुटिया में बुलाने के बाद कुछ मंत्र उच्चारण करने लगता है और पेरेंट्स को बोलता है तुम जाकर के गेट के बाहर भजन करो, मैं बेटी के अंदर से पूजा करके उस बुरी आत्मा को निकलता हूँ। पेरेंट्स को आसाराम के ऊपर भरोसा था, इसलिए वो अपनी बेटी को आश्रम के पास छोड़ करके मेन गेट पर आकर के भजन करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद जब बेटी बाहर आता है तब उसके चेहरे पर आंसू था और वो ज्यादा परेशान दिखता है। पेरेंट्स ने पूछते हैं बेटी क्या हुआ, बेटी क्या हुआ। वो कुछ नहीं बताता है, बस ये बोलता है मुझे घर ले चलिए। अगले सुबह उस फैमिली जोधपुर से सीधा शाहजहानपुर में आ जाते हैं अपने घर में। घर पहुंचने के बाद उस लड़की ने माँ के सामने उस रात उस कुटिया के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ था सब बोलने लगता है। माँ ये बात सब सुनने के बाद शौक में आकर के अपने पति को बोलता है। फादर के मुताबिक लड़की ने बताया कि आश्रम ने उसे पहले 1 गिलास दूध पिलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, लेकिन मेरी बेटी ने फुल रेजिस्ट किया। केस की चार्जशीट में इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग किस्सा लिखा हुआ है। उसके मुताबिक आश्रम ने पहले उसके कपड़े उतारे और मुझे फोर्स किया ओरल परफॉर्म करने के लिए। चार्जशीट में ये भी लिखा हुआ है उसने उसकी बॉडी को किस किया, उसे जोर जोर से हक किया जबकि लड़की रोते हुए रेजिस्ट कर रही थी। चार्जशीट में ये भी एलिगेशन रिकॉर्ड है। आश्रम ने इस लड़की को धमकी दिया अगर इस बात को तूने जाकर के किसके सामने बताया तो मैं तेरा पेरेंट्स को मरवा देगा। ये सारी बात लीगल डॉक्यूमेंट एंड चार्जशीट में एलिगेशन के रूप में मेंशन है।
जिसके ऊपर कोर्ट ने कार्रवाई किया है। ये सब सुनने के बाद पेरेंट्स को गुस्सा और डर आना ऑब्वियस था, इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं हम इस सब बात जानने के बाद आसाराम से सामना करना चाहते थे, इसलिए हम तुरंत निकल गए दिल्ली के लिए। हम जब दिल्ली में पहुंचे तो आसाराम सत्संग कर रहा था। हम जब उससे मिलने के लिए चाहे तो आसाराम साफ साफ इनकार कर दिया। अब फैमिली डिसाइड करता है, अब चुप रहना ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो दिल्ली की कमला नगर पुलिस स्टेशन में 25 अगस्त 2013 को एफआईआर रजिस्टर करते हैं आश्रम के एगेंस्ट में। अब दोस्तों यहाँ से पूरा क्रिमिनल केस फॉर्मली शुरू हुआ। जिससे ही आश्रम के एगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हुआ तब डीसीपी अजय लांबा ने ऑर्डर देते हैं लड़की के मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर्स ने डीसीपी को बोलते एक तो हुआ है सर। पहले अजय लांबा को लगता था ये तो बस एक केस है, करो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो नहीं जानते थे ये एक लंबी फाइट होगा एक पावरफुल गॉडमैन के एगेंस्ट में। जब मेडिकल एग्जामिनेशन कंफर्म हुआ तब जोधपुर पुलिस ने 29 अगस्त 2013 को आश्रम को नोटिस भेजता है आकर के पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए। 29 अगस्त आता है लेकिन आश्रम नहीं आता है, तब पुलिस डिसाइड करता है अब आश्रम को अरेस्ट करने के लिए। On its way to Jodhpur now to probe charges against Asaram, the self-styled godman, in fact, has been accused. लेकिन आश्रम को अरेस्ट करना इतना ही आसान नहीं था, क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। जैसे ही फॉलोअर्स को पता चला पुलिस से आ रहा है आश्रम को अरेस्ट करने के लिए, तो अब वो दिल्ली के जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और ये नारा लगाते हैं आश्रम के ऊपर लगाया गया केस सब कुछ झूठा है, पुलिस की एक साजिश है हमारे गॉडमैन को अरेस्ट करने की। लेकिन आईपीएस अजय लांबा ये सारे बात को अनदेखा कर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपने 2 टुकड़े पुलिस ऑफिसर को सिविलियन ड्रेस पर आश्रम की उस आश्रम पर भेज देते हैं जिधर वो विक्टिम पड़ती थी। और तभी उनको पता चलता है आश्रम को सेक्स एडिक्शन था। उसको हर रात में एक नया लवेली माइनर लड़की चाहिए थी जिस काम में उसकी मैनेजमेंट टीम उसको मदद करता था। ये है वार्डन शिल्पी और बावर्ची प्रकाश। इन दोनों ने मिलकर के आश्रम में पढ़ने के लिए आए हुए यंग अट्रैक्टिव लड़के को ढूंढ करके आश्रम को सौंपते थे। पुलिस को पता चलता है आश्रम में ऐसे भी कई लड़कियां थे जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम से पहले आश्रम छोड़ चुके थे। जब पुलिस उनकी फैमिली के पास रिच आउट करके उनसे पूछताछ करने की कोशिश करता है तो वो फैमिली सीधा इनकार कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है आश्रम उन छोटी बच्चियों की ब्रेन वॉश करके उनको ये बोलता था मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुमको स्पेशल चुना हूँ। फिर लड़की को बोला जाता था तुम बीमार हो, तुमको बस एक आदमी ठीक कर सकता है। जब लड़कियों के साथ आश्रम ने जबरदस्ती करता था तब उनको चुप रहने के लिए ढेर सारे पैसे देता था, नहीं तो उनको धमकी देता था तुम्हारे पेरेंट्स और तुमको इस दुनिया से गायब कर दूंगा। इस धमकी की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स पुलिस स्टेशन नहीं जाते थे एफआईआर दर्ज करने के लिए। इन सारे सबूत को ढूंढने के बाद जोधपुर पुलिस ने 29 अगस्त 2013 को आश्रम को एक नोटिस भेजता है पुलिस स्टेशन आने के लिए फॉर इन्वेस्टिगेशन। 29 अगस्त आता है लेकिन आश्रम पुलिस स्टेशन नहीं आता। तब पुलिस डिपार्टमेंट ने एक प्लान बनाता है आश्रम को पकड़ने के लिए। जोधपुर के 5 टॉप पुलिस ऑफिसर एंड 10 कमांडो जो मॉडर्न हथियार से लैस थे इंदौर की आश्रम में भेजे जाते हैं जिधर आश्रम था। आश्रम को ये खबर पहले से ही पता चल जाता है और वो उधर से भाग जाता है। और पुलिस के लिए आश्रम को पकड़ना एक मुश्किल ऑपरेशन बन जाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है आश्रम में अभी किधर भाग गया है और कहां पर छुप करके बैठा है। 2 दिनों तक आश्रम की कुछ पता ही नहीं मिलता है। फिर 31 अगस्त 2013 को डीसीपी अजय लांबा एक मेंटल गेम खेलते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस करते हैं हम जा रहे हैं आश्रम को पकड़ने के लिए। तभी रिपोर्टर ने पूछता है आश्रम बापू अभी किधर है। अजय लांबा ने चालाकी से बोलते हैं ये इन्फॉर्मेशन अभी सीक्रेट है, हमारी पुलिस ऑफिसर निकल चुके हैं बापू को पकड़ने के लिए। पकड़ने के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असल में दोस्तों खुद डीसीपी अजय लांबा और पुलिस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था आश्रम किधर छुप करके बैठा है। उनको लगता था शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस न्यूज को फैलाने के बाद आश्रम गड़बड़ी में आकर के कुछ गलत कदम उठा ले और पुलिस के हाथ में आ जाए। दोस्तों अजय लांबा की प्लान काम कर जाता है। डीसीपी लांबा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही नहीं किए थे तभी उनको भोपाल के एयरपोर्ट से सीआईएसएफ सिक्योरिटी हेड की कॉल आ जाता है। उन्होंने बोलते हैं आप किधर आश्रम बापू को ढूंढ रहे हैं, वो तो भोपाल के एयरपोर्ट पर है। लेकिन दोस्तों इंदौर से भोपाल की दूरी 190 किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करके जाकर के पहुंचने के बाद शायद आश्रम बापू भाग चुका होगा। और एक बात भोपाल की पुलिस आश्रम को अरेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये केस जोधपुर पुलिस हैंडल कर रहा था। और तो और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी आश्रम को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास आश्रम को डिटेन करने की पावर नहीं था। तभी डीसीपी अजय लांबा और एक स्मार्ट मूव चलते हैं। उन्होंने तुरंत मीडिया को फोन करके बता देते हैं आसाराम अभी भोपाल की एयरपोर्ट पर है। और फिर क्या, अब आसाराम मीडिया के चपेट में आ जाता है। आसाराम मीडिया को देख करके भोपाल एयरपोर्ट में बस इस कोने से उस कोने तक भागता है और इंदौर आश्रम भागने की कोशिश करता है। मीडिया भी उसके साथ इंदौर आश्रम में पहुंच जाता है। ये तस्वीर शुक्रवार शाम 6 बजे की है। बाबा भोपाल एयरपोर्ट पर दूसरी बार दिखे। वो कार से उतरते हुए तेजी से एयरपोर्ट के अंदर चले गए। लेकिन दोस्तों आश्रम को पता ही नहीं था
पहले से ही पुलिस कमांडो ने सिविलियन ड्रेस पर इंदौर के आश्रम में छुपे हुए थे। तभी एक न्यूज रिपोर्टर आश्रम से पूछता है, बापू आपके नाम पर लुकर नोटिस जारी कर दिया गया है, इसके खिलाफ आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है? तभी वो क्या बोलते थोड़ा सुन लीजिए। इससे भी बड़े बड़े आरोप आए 4.5 साल तक, लेकिन वो टिके नहीं। जब पुलिस ऑफिसर आश्रम को पकड़ने के लिए जाते हैं तो अब आश्रम में बोलते हैं, तुमको पता है मैं कौन हूँ, मेरा कितने फॉलोअर्स है, मेरा हाथ कितने सारे पॉलिटिकल लोगों के ऊपर है। पुलिस के साथ ऐसे सवाल जवाब करते करते आश्रम 9 घंटे ले जाता है, 9 आवर्स। तभी रात हो चुका था। आश्रम ने तभी मान जाता है मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा। तभी आश्रम बोलते हैं, आज तो इतना रात हो चुका है, तुम इधर से प्रसाद पा करके रुक जाओ, कल सुबह सुबह हम पुलिस स्टेशन के लिए निकलेंगे। आश्रम पुलिस को रोकने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके दिमाग में और एक प्लान चल रहा था। एक ऐसा प्लान, शायद आश्रम फिर से भागने की मूड में था। वो अपने बेटा नारायण साय को अपने पास में बुलाता है और सिंध लैंग्वेज में उसके कान में कुछ कहता है। तो अभी एक पुलिस ऑफिसर को सिंध लैंग्वेज समझ आता था। उनको पता चलता है आश्रम उसके बेटों को बोल रहा है, सुबह होते तक तुम जितना भक्त गैदर करना चाहते हो उतना भक्त गैदर कर दो और आश्रम के सारे एग्जिट को बंद कर दो। जिससे ही अजय लांबा को ये बात पता चलता है। वो और देर ना करते हुए आश्रम को पकड़ करके ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी आश्रम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे नारायण, ये क्या हो रहा है, इनको रोको, देखो भक्तों, पुलिस कैसे तुम्हारे बाबा को पकड़ करके ले जा रहा है। आखिर में आश्रम को पुलिस अरेस्ट करके जोधपुर के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो निकलते हैं तब वहाँ पर जो भक्त थे उन्होंने पुलिस की वैन के सामने आकर के बैठ जाते हैं। कुछ पुलिस लोग आश्रम के भक्त को वैन के सामने से हटाते हैं और सीधा जोधपुर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इंदौर से जोधपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था, तो वो डिसाइड करते हैं पहले हम इंदौर से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जोधपुर। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने आश्रम को लेकर के इंदौर से जोधपुर वाली फ्लाइट में बैठते हैं तो अब उनको जो डर था वही हुआ। वो देखते हैं पहले से ही आश्रम के भक्त ने पूरे फ्लाइट को बुक कर दिए हैं और फ्लाइट के अंदर बैठे हैं। Ram, the tainted self-styled godman, has been taken to Jodhpur. He is right now on the flight, and his supporters, again, as you see, they are used to misbehaving with the media. जब फ्लाइट टेकअप करता है तब सारे वक्त एक साथ में जोर जोर चिल्लाने लगते हैं, बापू बापू बाप। फाइनली जब आश्रम जोधपुर में पहुंचता है तब डीसीपी अजय लांबा उसको पुलिस स्टेशन ना ला करके 24 आवर्स के लिए एक गेस्ट हाउस में रखते हैं विथ हाई सिक्योरिटी के साथ। तो अभी आईपीएस अजय लांबा आश्रम को थोड़ा पानी पिला करके पूछते हैं, तुम क्यों पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे थे? तभी आश्रम ने बोलता है, मैं मिस्टेक किया हूँ, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। और आश्रम ने जो जो कांड उस लड़की के साथ किया था एक एक करके सब सच बता देता है, जो बात एग्जैक्टली मैच कर देता है विक्टिम के एफआईआर के साथ। तभी आश्रम की एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। क्या वो इतना ज्यादा पोटेंट है? क्या वो सच में सेक्सुअली इतना कैपेबल है? और मेडिकल की रिपोर्ट बताता है यस, ये इतना ज्यादा पोटेंट है। उसके बाद उसको कस्टडी में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब यही से शुरू हो जाता है रियल आतंक। दोस्तों, अजय लांबा उनकी बुक गॉनिंग फॉर द गॉडमैन में लिखते हैं आश्रम के अरेस्ट के बाद उनको बहुत सारे पॉलिटिशियन और उनकी भक्त से थ्रेटन मिलता है। लगभग 1600 से ज्यादा थ्रेट मैसेज मिलते हैं। उस मैसेज में था, अगर तुम इस केस को परस्यू करोगे तो हम तुम्हारी फैमिली के साथ क्या क्या करेंगे तुम यकीन नहीं कर पाओगे। जिस मैसेज की वजह से अजय लांबा लिखते हैं, मैं मेरा बेटी को स्कूल नहीं भेजा, मेरा बीबी घर से बहुत दिन तक बाहर नहीं निकला। दोस्तों, आप और एक बात जानकर के शौक हो जाओगे। जिस साल आश्रम बापू ने अरेस्ट हुआ उस साल अक्टूबर 2013 में सूरत की 2 बहन ने आश्रम बापू और उसके बेटे नारायण साय के नाम पर एफआईआर रजिस्टर करते हैं। उसकी एफआईआर में था 2001 से लेकर के 2006 के बीच में आश्रम ने बड़े बहन के साथ बार बार जबरदस्ती किया था गुजरात के वेस्टर्न स्टेट के आश्रम में। और छोटी बहन का कहना है कि आश्रम के बेटा नारायण साय ने उसके साथ भी ऐसा जबरदस्ती किया था। जब उन दोनों को पूछा गया आप इतने दिनों तक चुप क्यों थे, तब उन दोनों ने बताते हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं था कि हम इतने बड़े आदमी के खिलाफ केस लड़ पाए, बट हमने देखे जब एक 16 साल की छोटी बच्ची ने हिम्मत करके आश्रम को जेल में भेज सकता है तो हम क्यों चुप बैठेंगे। दोस्तों, जब आश्रम के अगेंस्ट में कोर्ट में ट्रायल चला जाता है उसी दिन से शुरू हो जाता है विटनेस पर। 28 फरवरी 2014 को सूरत बहन की एक हस्बैंड के ऊपर चाकू किया जाता है। वो बहुत इंजर हो जाते हैं, लेकिन थैंक्स गॉड वो सर्वाइव कर जाते हैं। उसी साल 10 मार्च 2014 को आश्रम के वीडियोग्राफर को किया जाता है जो सूरत केस की विटनेस था। थैंक्स गॉड वो भी सर्वाइव कर जाता है। और फिर 2-3 हफ्ते के बाद एक टेक्सटाइल ट्रेडर के ऊपर होता है जो सूरत केस की भी विटनेस था। सूरत केस विटनेस के ऊपर जब बार बार होता है तब पुलिस टेंशन में आ जाता है, या कौन कर रहा है। तो अभी पुलिस के हाथ में एक आदमी लगता है किशोर बोर्ड के। उसने पुलिस के सामने ये कॉन्फ्रेंस करता है, हमने 12 लोग सूरत में आए हैं प्राइम विटनेस को खत्म करने के लिए।
तभी द कमिश्नर ऑफ सूरत पुलिस राकेश अस्थाना ने कहते हैं, हम सोच रहे हैं जो आकर से हैं शायद उनको फाइनेंशियल हेल्प आश्रम से मिल रहा है। जब पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करके 5 को पकड़ता है तो पुलिस को पता चलता है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सब आश्रम के बेटे नारायण साई के भक्त हैं। दोस्तों अब आश्रम के आयुर्वेदिक डॉक्टर अमृत प्रजापति थे, उनके ऊपर अटैक होता है। 23 मई 2014 को प्रजापति के क्लिनिक में एक पेशेंट आता है और वो आदमी सीधा प्रजापति को कर देता है, जिसे प्रजापति की मौत होता है। उससे ठीक 4 महीने पहले 17 सितंबर 2014 को एक जर्नलिस्ट के ऊपर होता है जब वो ऑफिस से रिटर्न कर रहा था अपने घर की तरफ, जिसने आश्रम के अगेंस्ट में बहुत सारी स्टोरी लिख दिया था। अगले साल जनवरी 2015 में आश्रम की कुक को शूट जाता है जो प्राइम विटनेस था सूरत के केस में। बाइक से 2 आदमी आकर के वो जब अपने घर में जा रहा था उसको शूट कर देते हैं। उसी साल 13 फरवरी 2015 को जो आश्रम की पर्सनल असिस्टेंट था जो इन 3 केस का आई विटनेस था, उसको जोधपुर की कोर्ट के सामने होता है जिधर पुलिस भी मौजूद था। इस अटैक से वो पैरालाइज हो जाते हैं और फिर 25 नवंबर 2015 को उन्होंने मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं और फिर नहीं मिलते हैं। ठीक 3 महीने के बाद मई 2015 में नारायण साई की पर्सनल असिस्टेंट को उसके गांव में किया जाता है 2 आदमी की तरह और वो पार्शियली डिसेबल हो जाते हैं। 10 2015 को जोधपुर विक्टिम फैमिली की एक फ्रेंड को किया जाता है शाहजहानपुर में, जो भी एक विटनेस थे। ये सब विटनेस के ऊपर ऐसे से था। तो अभी ठीक 2 साल के अंदर 15 मार्च 2016 को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलता है गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड को। कार्तिक हल्दर को अरेस्ट करता है छत्तीसगढ़ से। जब उसका इंटरोगेशन हुआ तब पता चला हल्दर आश्रम का पक्का भक्त था और उसका हाथ था 3 विटनेस में। और इसने कॉन्फ्रेंस करता है, मैं कुल 25 लाख रुपीज कलेक्ट किया हूँ आश्रम के भक्त से और मैं इस पैसे से एक 47 खरीदूंगा और सारे विटनेस को घाट उतर दूंगा। और इस आदमी ने भी ये कॉन्फ्रेंस करता है, मैं प्लान किया हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चंचला मिश्र को भी उड़ा दूंगा क्योंकि वो जोधपुर प्रेस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। इवन की आश्रम इंडिया की टॉप लॉयर्स को हायर करता है उसकी तरफ से केस लड़ने के लिए। उनकी प्लान था आश्रम के ऊपर जो पुष्को चार्ज लगाए गए हैं उसको हटाने की, जो लॉ 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन देता है। उनका प्लान था अगर हम लड़के को माइनर से एडल्ट प्रूव कर देंगे तो आश्रम के ऊपर से पोस्को चार्जेस ड्रॉप हो जाएगा और सजा थोड़ा कम हो जाएगा। इस रीजन की वजह से आश्रम के लॉयर्स ने उस स्कूल की प्रिंसिपल को फोर्स करते हैं जिस स्कूल में विक्टिम पढ़ता था एक फेक सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए। प्रिंसिपल को घूस दे करके भी फेक सर्टिफिकेट बना देते हैं, लेकिन ठीक टाइम पर पुलिस ने लड़की की 10th सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे ये प्रूव हो जाता है लड़की माइनर था। आश्रम के लॉयर्स हर एक एंगल से ट्राई करते हैं बेल लेने की, लेकिन कोर्ट में अपना काम करता है। पुलिस ने 6000 पेजेस की चार्जशीट कोर्ट में पेश करता है। विटनेस टेस्टिमनी, एविडेंस, मेडिकल रिपोर्ट, 5 साल तक ट्रायल चलता है और फिर फाइनली 25 अप्रैल 2018 को स्पेशल जज मधुसूदन शर्मा जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराता है और आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनवाता है। आईपीसी सेक्शन 376 के जुर्म में पोस्को एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत self-proclaimed godman has been given life imprisonment by a court in Rajasthan's Jodhpur. बस इतना ही नहीं, 31 अगस्त 2023 में गांधीनगर कोर्ट ने आश्रम के अगेंस्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाता है सूरत बहन के केस में सेक्शन 376, 377, 342 एंड 506 के तहत। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। आसाराम बेटे नारायण साई को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाया जाता है सूरत बहन के केस में। उसके साथ आश्रम के सहयोगी हॉस्टल वार्डन शिल्पी गुप्ता एंड स्कूल डायरेक्टर शरद चंद्र को 20 साल की सजा सुनाया जाता है। दोस्तों आसाराम की कहानी सिर्फ एक गॉडमैन की गिरने की कहानी नहीं, ये एक सिस्टमिक फेल्योर की भी कहानी है। मानना पड़ेगा 16 साल बच्चे की हिम्मत को, एक आईपीएस ऑफिसर और पुलिस टीम को जिन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई। एक कोर्ट ने करेक्ट जजमेंट दी और उससे एक सोसाइटी ने सपोर्ट किया। सो दोस्तों ये था कहानी द फॉल ऑफ गॉडमैन की। पर दोस्तों क्या आपको पता है क्रिकेट में भी इसी प्रकार की एक स्कैंडल हुआ था जिसमें बड़े बड़े प्लेयर इन्वॉल्व थे। मैं इस वीडियो में उनको एक्सपोज किया हूँ, आप इस वीडियो को जरूर चेक करना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।